प्रिय साथियों, इससे पहले हम ढांचा रासायनिक समीकरण को पढ़ चुके हैं। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहली बात तो कक्षा 9वीं में हम लोगों ने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया देखी थी पिछली वीडियो में, Mg+O2 एरो MgO, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से वही रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं। Mg+O2 एरो MgO, ये हमने ले ली रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो अभिकारक तत्व है, अभिकारक है, इसमें अभिकारक तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसमें उत्पाद तत्व है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो अभिकारक जो तत्व है, इन अभिकारक तत्वों का जितना द्रव्यमान रहेगा, उत्पाद तत्वों का भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। तो सबसे पहले तो हमको समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको जो परमाणु ज़्यादा है, ज़्यादा बार है, जो परमाणु ज़्यादा बार है उसको देखना है। और मेन बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप समीकरण को संतुलित करो तो जो मूल आपके जो तत्व या सूत्र है उनको आपको चेंज नहीं करना है, बल्कि कोई छोटी से छोटी संख्या का गुणा करके आपको उसको संतुलित करना है। गुणा होगा इधर सामने। अब यहाँ देखेंगे दोनों तरफ में से किस तरफ ऐसा कौन सा परमाणु है जो ज़्यादा है, अधिक बार आया है। ऑक्सीजन है, 2 बार आया है, तो इधर हम लगा देंगे 2। इधर ऑक्सीजन हो गया 2। ऑक्सीजन 2 होने से मैग्नीशियम जो है ना, ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया। मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर हम लगा देंगे मैग्नीशियम के सामने 2। इस तरह से हमारा समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। तो हम इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि संतुलित होने के पहले क्या था? ये था ढांचा, स्केलेटन था, कंकाली समीकरण था। हमने इसको संतुलित कर दिया। अब हम देखते हैं अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान। ये क्या है? ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। और ये हमारा है उत्पाद। उत्पाद है। तो अभिकारक तत्वों का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ऐसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम हमारे पास 2 है और मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 24 होता है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 16 है। इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। ये 24 दूनी 48 हो गया और ये 16 दूनी 32 हो गया। दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ेंगे तो कुल द्रव्यमान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 और 2 50 और 30 80 हो गया। ठीक है, यूनिफाइड लिख सकते हैं यहाँ पे इसका मात्रक। इसको हम देखेंगे, इसको हल करेंगे, उत्पाद का द्रव्यमान हम निकालेंगे तो 2 और इसको लगा दिया कोष्टक। Mg जो है ये इसका होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको हल करते हैं तो ये 2, इसको ये हो जाएगा 24 और 36 और 10 40
और ये हो जाएगा यहाँ पे 80 यूनिफाइड। कहने का मतलब है अभिकारकों का जो जितना द्रव्यमान है उसका उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ सही हो रहा है इस रासायनिक समीकरण पे। ये ध्यान रखना है रासायनिक समीकरण है, या इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसा भी आपने देखा, दोनों तरफ मैग्नीशियम बराबर 2 हो गए और ऑक्सीजन भी बराबर 2 हो गए। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? तो 1.2 समीकरण कहाँ पर है? ये है। ये तो ऐसे याद रखने के लिए देते हैं वो 1.2 1.3, क्योंकि जब उनको कहना होता है तो डायरेक्ट ही ऐसा संकेत कर देते 1.2, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। 1.2 आप देख ले तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। ये है। तो ये संतुलित नहीं था। संतुलित नहीं था तो ये क्या था? ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। इसको ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो हम तो अपने तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले एक शब्द समीकरण यहाँ पे दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हम लोगों को इनके फार्मूले याद चाहिए, और ये याद आपको तभी होंगे जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो जिंक है हम इसको बना भी लेते हैं इस तरह से। देखो, जिंक है Zn, इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। चूँकि गैस है तो आप ऐसा दिखा सकते हो। जो भी गैस जब रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में कोई गैस बनती है तो उसको हम ऊपर का तीर का चिन्ह करके दिखा सकते हैं। और वैसे एक बात और ध्यान रखना, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है तो उसको नीचे के तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। अवक्षेप को नीचे के तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं और गैस को ऊपर के तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। अब यह है अभिक्रिया। देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया संतुलित है। तो हमने क्या किया, शब्द समीकरण जो था उसको इस तरह से दर्शाया, संकेतों के रूप में या सूत्रों के रूप में हमने दर्शा दिया। तो हम चेक करेंगे दोनों तरफ, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है। वैसे बड़े से शुरू करना है तो सबसे बड़ा जो है तत्व वह यहाँ ऑक्सीजन, वह है 4, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन संतुलित है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे 2 है, इधर भी 2 है। सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, और जिंक 1 है तो इधर भी 1 है। हम पहले भी देख चुके हैं ये अभी। तो इस तरह से ये समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण जो है, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह से कोई समीकरण जब हम लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, तो वो संतुलित ही होती है। लेकिन कभी कभी फिर हमको प्रोसेस करके, अनुमान लगा के, जिसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। तो अनुमान लगा के ही हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी आपको विधियाँ मिलेंगी, जैसे आंशिक समीकरण विधि है। तो यहाँ पे अनुमान लगा के हमको हल करना है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि से उसको हल करेंगे अपन। तो ये तो हो गया, ये तो सिंपल था, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें समझाते हुए लिखा है, इसने कैसे लिखा है समझाते हुए कि इसमें कौन कौन से तत्व है वो ले लिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी कितनी है वो लिख लिया, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है वो भी लिख लिया।
लिखने के बाद ये पता चला कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, मतलब जो समीकरण है हमारा वो संतुलित है, अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। उसके बाद एक अभिक्रिया और है Fe+H2O एरो Fe3O4+H2, ये अभिक्रिया है। इसमें Fe यानी लोहा या आयरन है, H2O ये जल है, लेकिन जल का यहाँ पे भाप रूप लेना पड़ता है। इस अभिक्रिया में जल का भाप रूप लेते हैं, यानी यहाँ पे H2O एक्चुअल में भाप है, गैस है। तो यहाँ बनना Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन। इसको हम अपने तरीके से हल करेंगे। इसमें चरणबद्ध रूप से दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एकदम शॉर्ट वे में इसको करेंगे एकदम इसी तरीके से। तो ये हमने लिख दिया Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 और प्लस H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास दिया है रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा या कंकाल, इसको संतुलित करना है। हम लिख देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित करने के लिए इसको एक बार और लिख लेते हैं Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब देखिए, ये है हमारे क्या अभिकारक और ये है उत्पाद। तो दोनों तरफ हम ये देखेंगे कि कौन सा परमाणु है ऐसा जो सबसे ज़्यादा है, वह है ऑक्सीजन। ठीक है, मेथड का नाम क्या बताया? हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि है। ऑक्सीजन है 4 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन 4 कब होगा कि इनमें कुछ नहीं करना आपने, हाँ ये ध्यान रखना है। ये जो हमने लिखे हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है आपको सूत्र के आगे कोई संख्या, छोटी से छोटी संख्या लिखकर संतुलित करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। ये ऑक्सीजन 4 कब होगा? जब इसके सामने 4 लगाएंगे। अब देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी 4 ये और इधर भी 4 है। ऑक्सीजन हो गए संतुलित। ये भी ध्यान रखना है कि जब नए परमाणु को संतुलित करते हैं तो जो पुराना परमाणु वो बिगड़ ना जाए, नहीं तो फिर नए सिरे से और शुरुआत करना पड़ता है, इसलिए भी ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब ये कोशिश करना है कि ऑक्सीजन बिगड़ना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन को हम देखेंगे, ये 4 दूनी 8 है और यहाँ हाइड्रोजन है 2। यह 8 कब होगा? यह जब 4 का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 हो गया। दोनों परमाणु हमारे संतुलित हो गए। अब हमारे पास ये देखना है कि आयरन जो है यहाँ कितना है? 3 है। इधर आयरन एक ही है तो इसके सामने 3 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। ये बक्से इसलिए बनाए हैं ताकि आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो फार्मूला या सूत्र जो या जो प्रतीक दिया है उसमें आप कुछ छेड़छाड़ ना करें, यानी उसमें आप कोई सुधार ना करें। ऐसा नहीं कि करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया, नहीं। जो भी हमको लिखना है वो सामने लिखना है। इस तरह से आप समीकरण संतुलित कर सकते हैं। और इसमें इसको चरणबद्ध तरीके से किया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है उसी को इन्होंने लिखा है, चरणबद्ध तरीके से लिखा है। तो ये जो मेथड है, ये जो लिखा है 6 चरण लिखे हैं। 6 चरण लिखने के बाद तब जाके ये समीकरण संतुलित किया है। देखो 3 Fe प्लस 4 H2 एरो Fe3O4 प्लस 4 H2। ऊपर का तीर का चिन्ह दिखा सकते थे, क्या है? नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। अब हमने देख लिया दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तत्वों के परमाणु दोनों तरफ बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है, संतुलित हो चुका है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसको किया है। आप इसके चरण पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से अच्छा है कि अनुमान लगाकर आप उसको इजी वे में हल कर लें। अब एक महत्वपूर्ण बात है,
ये हर बार उपयोग नहीं की तो चलेगा। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखो, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने से मतलब क्या है कि जो अभिकारक या उत्पाद जिस अवस्था में है उसकी अवस्था को दिखाना। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो हम उसको कहते हैं सॉलिड, और उसके लिए संकेत उपयोग करेंगे एस। कोई अभिकारक या उत्पाद, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, द्रव है तो हम कहेंगे लिक्विड, तो एल। और गैस है तो जी। और जलीय घोल है या विलयन है, घोल का हो या विलयन का हो, बात एक ही है, विलयन। जलीय है लेकिन जलीय विलयन है, इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके लिए जलीय विलयन के लिए हम उपयोग करते हैं AQ। AQ का मतलब एक्वस। इस तरह से जलीय के लिए एक्वस का उपयोग करते हैं। जैसे हम कोई पदार्थ लेंगे और उसको अगर जल में डालेंगे तो वो एक्वस हो गया। तो इस तरह से नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप करने की कोशिश करिए जब आपको अवस्थाएं मालूम हो। अगर नहीं मालूम, ये अवस्था नहीं मालूम कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस सॉल्यूशन है, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो आप लिख भी सकते हैं अगर आपको पता है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि कौन क्या है। कुछ तो आपको मालूम रहता है, जैसे Fe जो है ठोस रहता है तो यहाँ लिख सकते हैं सॉलिड। किताब में एकदम सामने लिखा है, थोड़ा नीचे लिख सकते हैं हम, ये Fe जो है वो सॉलिड है। H2O है तो लिक्विड, जल है, लेकिन जल का भाप रूप है मतलब गैस। Fe3O4 ये होता है सॉलिड, और हाइड्रोजन ये है गैस। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया। अब इस तरह से भौतिक अवस्थाओं को भी लिख सकते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, गैस, सॉलिड और ये गैस। यहाँ पे मैं सारी अभिक्रियाएं बताने की कोशिश करूँगा। आपको सारी अभिक्रिया तो पढ़ना ही है, लेकिन पेपर के हिसाब से मैं जब नोट्स बना दूँगा तो उसमें आपको बाकायदा सिंपल वाली रिएक्शन लेके उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें बात लिखी हुई है कि प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक ये आवश्यक ना हो। वही बात है, जब तक आवश्यक ना हो तब तक भी हमको भौतिक अवस्था लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में पता है तो ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा।